हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो ग्रेट एग्जामिनेशंस इलाहाबाद यानी पीएचडी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब होने वाली है तैयारी पूरी जोर शोर से। मैं आपके साथ यहाँ पर पीएचडी से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन सबके एमसीक्यूज करवाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग अपने टेस्ट को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्लियर हो जाए। ठीक है, इस एग्जामिनेशन में चाहे आप नेट क्वालिफाइड है चाहे आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, फिर भी आपको ये परीक्षा देनी ही होगी इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन इलाहाबाद। ओके, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू, वो भी बहुत सारे। हम लोग हिस्ट्री का एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे और आज पहली क्लास है रिसर्च की एमसीक्यू की। ठीक है, रिसर्च और हिस्ट्री साथ साथ चलने वाले हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि इससे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी हो सकती है। तो देखो, मैं जहां तक जानती हूँ कि बहुत सारी बुक्स हैं जो हिस्ट्री से रिलेट करती हैं, बट अगर आप प्रीवियस ईयर 10 ईयर उठाते हैं किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो आपको पता चलेगा जो सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया गया है उसके हिसाब से उपकार की एक बुक है जिसमें सब कुछ अवेलेबल है। ये बुक शायद मेरे पास भी है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। उपकार की बुक तो मैं रीड कर चुकी हूँ। अब मेरे पास एक है ट्रूमैन की बुक है। ठीक है, ये बुक काफी मतलब ठीक बुक होती है, इसमें सब कुछ अवेलेबल। इसमें यूजीसी, नेट, सेट, पीएचडी सब कुछ अवेलेबल है। बट अगर आप इस क्लास को फॉलो करते हैं तो आपको ये बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इस बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जितने भी एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, सब आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। तो मुझे लगता है कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो बस आपको कमेंट करना है कि हाँ, आप ये चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी शेयर कर दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिसर्च से। देखो क्या होता है कि जो टेस्ट होने वाला है कुछ इस तरह से होगा ना, पेपर 1 पेपर 2 दो लेवल होते हैं, लेकिन इस लेवल में भी आपको बिल्कुल साथ साथ में कोई ऐसा गैप नहीं मिलने वाला है। जो आपका 3 आवर्स का पेपर होगा कंटिन्यूशन में होगा। पहले पेपर 1 होगा जिसमें आपके रिसर्च के भी क्वेश्चंस हैं और दूसरे आपके जो मेन स्ट्रीम आपने चूज किया है उसके भी क्वेश्चंस हैं, दोनों के क्वेश्चन आएंगे। तो एमसीक्यू में स्टार्ट कर रही हूँ रिसर्च मेथडोलॉजी से। मेथडोलॉजी जो रिसर्च की है उससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो सिंपल सिंपल एमसीक्यू मैं नहीं पूछूंगी आपसे, क्योंकि वो अब नहीं आते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार आ रहे हैं रिपीट, उनको भी लेकर चलेंगे और जिन क्वेश्चंस के आने की संभावना है। ठीक है, तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड मेथड्स इन सोशल रिसर्च। तो बुक्स के नाम, राइटर के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मेथड इन सोशल रिसर्च नामक बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? करलिंगर, सी आर कोठारी, गुडी एंड हैट, हैट और हट आप जो भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, विल्किंसन। ठीक है, विल्किंसन। प्रोनाउंसिएशन इज डिपेंड ऑन दी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। ओके, तो आप ब्रिटिश जो है वो उनकी लैंग्वेज अलग है, यूएस के आप अलग मतलब प्रोनाउंसिएशन है। तो यहाँ पर है कलिंगर्स या कोठारी, गुरियन हार या विल्किंसन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका, बताइए क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा गुरी एंड हैट। ठीक है, ये है इसका आंसर। ध्यान से पढ़िएगा, जो जो बुक्स इंपॉर्टेंट है कई बार रिपीट हो रही है वो सारे मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ और भी बुक है ऐसे जो रिलेटेड है, इससे तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो भी मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस का जो मेजर एट्रीब्यूट है, यानी प्रमुख रूप से कौन इसमें से कौन से वेरिएबल हैं जो ज्यादा कार्य करते हैं कोरिलेशन पता लगाने में, एक दूसरे के साथ संपर्क में कौन से जो एविडेंसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं, एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं कि नहीं। तो ये एनालिसिस जो होता है कोरिलेशन का, वो इनमें से कौन से वेरिएबल पे ज्यादा एट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे एसोसिएशन अमंग द वेरिएबल्स, डिफरेंस अमंग द वेरिएबल्स, रिग्रेशन अमंग द वेरिएबल्स या वेरिएशन अमंग द वेरिएबल्स। अगर आप इसकी हिंदी चाहते हैं तो वो भी मैं आपके साथ हिंदी का क्वेश्चन भी शेयर कर देती हूँ। यानी कि सह संबंध विश्लेषण की जो प्रमुख विशेषता है वो इसमें से क्या है? चर के बीच में जो एसोसिएशन है, यानी कि जो साठगांठ है, चर यानी वेरिएबल्स, चर के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, वेरिएबल्स में आने वाला जो अंतर है, ये चर के बीच में प्रतिगमन है। प्रतिगमन का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है एक से दूसरे पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। चर के बीच में भिन्नता या दोनों में क्या भिन्नता है। तो सह संबंध विश्लेषण हम एनालिसिस कब करते हैं? जब हम दोनों वेरिएबल्स में क्या देखना चाहते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स में क्या है, समानता है या भिन्नता है। देखो समानता वाला इसमें से कोई नहीं है ना। तो अगर यहाँ होता कि चर के बीच की समानता देखना चाहते हैं, ठीक है, तो एसोसिएशन का मतलब होता है एक दूसरे से एकत्रित होना, इकट्ठा होना। ठीक है, यहाँ पर है जब हम भिन्नता देखेंगे, हाँ भाई ये ठीक है या ये ठीक है, इससे ये ज्यादा अच्छा है, तो हम वेरिएबल्स के बीच में भिन्नता देखेंगे, तो होता है सह संबंध विश्लेषण। ठीक है, यही इसकी प्रमुखता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा वेरिएशन अमंग वेरिएबल्स। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज कैरिड आउट? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट आया है, आराम से इसका आंसर देना है, ध्यान से पढ़ना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क? उस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का नाम क्या है जिसके अंदर हम भीतर ही भीतर रिसर्च करते हैं? क्या हम उसे रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं, क्या हम उसे सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च कहते हैं, या वो रिसर्च पैराडिगम है, या वो रिसर्च डिजाइन है? ठीक है, क्या होता है जल्दी से बताइए। आप पहले आंसर कीजिए तो उसके बाद मैं आंसर करती हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन हिंदी ऑल्सो। ठीक है, दोनों चीजें समझते हैं, क्योंकि ये चारों चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च क्या होती है। तो अगर इसका वर्जन देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों मैंने आपको दे दिया है। रिसर्च हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? एक मतलब एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, मैंने एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई है कि मैं ये वाला जो प्रॉब्लम है, या ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये जो प्रश्न है मेरा, मैं इसको सॉल्व करना चाहती हूँ। तो मैं एक प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि मैं सोचती हूँ कि इसकी वजह से ये कारण हो रहा है। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे जो कोरोना के बाद में ऑनलाइन ऑफलाइन का जो क्लासेस का डिफरेंसेस आए हैं, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ा है सोसाइटी में। मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस से कुछ पॉजिटिव जो है ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट हो सकता है कई लोगों का कहना हो कि ऑनलाइन क्लासेस अच्छी नहीं है स्टूडेंट के लिए। तो मैं इस पर भी एक रिसर्च कर सकती हूँ। तो मैं पहले एक हाइपोथेसिस अपने, यानी कि मैं एक प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि हाँ, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे देखो, रिसर्च हाइपोथेसिस इज द स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रेडिक्शन। टेस्टेबल का मतलब है जिसकी परीक्षा हो सकती है। मैं बिल्कुल परीक्षा कर सकती हूँ, मैं सर्वे करूंगी, मैं सर्वे करूंगी, एक्सपेरिमेंट करूंगी कि किस स्टूडेंट को ज्यादा नॉलेज है। जो ऑफलाइन क्लास लेता था वो, या जो ऑनलाइन क्लास लेता था वो, एक छोटा सा मैं टेस्ट ले लूंगी 5 क्वेश्चन का, तो मुझे पता चल जाएगा। इस तरह से मैं टेस्ट ले सकती हूँ। तो हिंदी में भी अब देखिए, एक शोध परिकल्पना एक विशेष परीक्षण योग्य भविष्यवाणी है। हिंदी में इतनी गलतियां ये लोग राइटिंग में करते हैं कि क्या ही बताएं। ठीक है, आप लोग गलतियां मत कीजिएगा। एक शोध परिकल्पना एक विशेष परीक्षण योग्य भविष्यवाणी है जो आप अपने अध्ययन में होने की उम्मीद करते हैं। यह दो या अधिक चीजों के बीच में संबंध स्थापित करने की बात करती है। ठीक है, अब सिनॉप्सिस की बात कर देते हैं। सिनॉप्सिस के लिए स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अच्छे से समझो सिनॉप्सिस क्या होते हैं। दिस इज अ ब्रीफ समरी ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट। जो आपने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया है उसकी एक समरी होनी चाहिए, 4-5 लाइन की। ठीक है ना, मान लो मेरा प्रोजेक्ट चलने वाला है, और जब मैं उसकी पूरा एक फाइल रेडी करूंगी, तो दैट मस्ट बी अराउंड 500,000 और 2,000 वर्ड्स और इन अ पेपर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं एक छोटा पेपर फ्रंट में एक सिनॉप्सिस रेडी करूंगी, 1-2 पेजेस का, जिसमें मैं सारा चीज बता दूंगी कि भाई ये प्रोजेक्ट में क्या क्या आप लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या आपको इसमें समझ में आने वाला है, क्या क्या टेंटेटिव चीजें मैंने इसमें मेंशन की है। तो आउटलाइन जो मेन पॉइंट्स है वो सिनॉप्सिस में होते हैं। ये आपकी शोध परियोजना का एक संक्षिप्त सारांश है। ठीक है, हिंदी इतना गलत लिखने वाले जो है बिल्कुल बख्शे नहीं जाने चाहिए। ठीक है, परियोजना का संक्षिप्त। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है भाई, क्योंकि मेरी टीचर बहुत अच्छी थी। ठीक है, चलिए, इसमें मुख्य बिंदुओं का वर्णन होता है। आगे भी बहुत मिस्टेक्स है, बट सबका मिस्टेक अभी छोड़ो, अभी सिर्फ समझो पहले। इसमें मुख्य बिंदुओं का वर्णन होता है, जिसमें हम शोध जो प्रश्न है हमारा, यानी कि जो क्वेश्चन है जिसकी वजह से हम लोग कर रहे हैं, और जो हमारा उद्देश्य है, क्या विधियां हमने इस्तेमाल की हैं, वो सारी चीजें जो है सिनॉप्सिस में लिखते हैं। अब नेक्स्ट आता है रिसर्च पैराडिगम। तो रिसर्च पैराडिगम क्या है? सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिस दैट गाइड हाउ यू कंडक्ट योर रिसर्च। ठीक है, आपने अपनी रिसर्च की, आपने, आपको प्रश्न मिल गया, अच्छा इस पे रिसर्च करनी है, तो वो रिसर्च में आप जो विधि है, जो आइडियाज आपने जो इस्तेमाल किए हैं, वो टूल्स कौन से हैं, तो ये सारी चीजें आपकी रिसर्च पैराडिगम में आएंगी। ठीक है, यानी एक शोध प्रतिमान विश्वासों और प्रथाओं का एक सेट है जो ये मार्गदर्शन करता है कि आप अपने शोध को कैसे संचालित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिसर्च डिजाइन। अब ये डिजाइन क्या होता है? दिस इज द प्लान और हाउ यू विल कंडक्ट योर रिसर्च। आपने अपनी रिसर्च कैसे की है, वो सारी चीजें आप इस डिजाइन के अंतर्गत लिखते हैं। इट इंक्लूड्स द मेथड and procedure you will use to collect and analyze data, ensuring your study is systematic and true. It is like a blueprint. तो जब भी स्टेटमेंट आए, what is the blueprint of your research, तो ऑप्शंस आएंगे, उसमें हाइपोथेसिस होगा, सिनॉप्सिस होगा, पैराडिगम होगा, तो योर आंसर विल बी, बताइए। अब आपको आंसर करना आसान हो गया, क्वेश्चन यही पूछा गया था, what is the name of the conceptual framework in which the research is carried out? तो आंसर आपका हो जाएगा रिसर्च डिजाइन। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। आपको एक फ्रेम के अंदर आपको बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी रिसर्च कैसे कर रहे हैं, पूरा डिजाइन आपका इसमें उतर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना सिंपल है उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मेन रोल है रिसर्च का एजुकेशन में? टू अपसर्च वन सोशल स्टेटस, टू इंक्रीज वंस जॉब prospects, to augment one's personal growth, or to help an applicant in becoming a renowned educationalist. So let's see this in Hindi as well, because बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हिंदी में भी परीक्षा दे रहे हैं। तो हिंदी में क्या है कि किसी की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए हम रिसर्च करते हैं, किसी की नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए आप रिसर्च करते हैं,
किसी के व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं, या एक प्रसिद्ध शिक्षाविद बनने में एक आवेदक की मदद करने के लिए? बताइए किस चीज में काम आती है रिसर्च? तो इसमें देखिए कहाँ कंफ्यूजन होगा। व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए ऑप्शन में जो लिखा है ना वो नहीं आएगा, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ इज नॉट द ओनली मोटिव। मेन रोल पूछा गया है, तो मेन रोल जो है वो है एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, यानी आपको एक रिनाउंड एजुकेशनलिस्ट अगर बनना है तो आपको रिसर्च अपने दम पर करनी होती है। जब आपका कोई स्टेटमेंट बाहर आता है, आपकी कोई फाइंडिंग बाहर आती है कि आपने की है, तो आप एक फेमस एजुकेशनलिस्ट बनते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? Which of the following features, just a second guys, yes, which of the following features are considered as critical in qualitative research? तो हमारे पास जब हम रिसर्च करेंगे, नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें मैं आपके साथ करूंगी टाइप्स ऑफ रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में करना है हमको, बहुत ज्यादा उलझनों वाले शब्दों का यूज नहीं करना है। टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितने तरह की टाइप्स होती हैं रिसर्च की, यहाँ पूछा गया है क्वालिटेटिव के बारे में, ठीक है। अब ये क्वालिटेटिव क्या होता है? हमारे जो बहुत सारे टाइप होते हैं रिसर्च के, उसका दो मेथड, हमें जब रिसर्च करनी है तो हम दो तरीकों से करते हैं। एक है क्वांटिटेटिव रिसर्च और एक है क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, वो समझना है हमको। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते हुए चल रही हूँ, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? अगर मैं सिर्फ बात करूं क्वालिटी की, ठीक है, कोई भी हम चीज कर रहे हैं और हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या चीज होती है? क्वालिटी मेजर नहीं की जा सकती, क्वालिटी को नापा नहीं जा सकता, क्वालिटी कभी भी आप नंबर्स में नहीं लिख पाएंगे। तो आप जब कोई रिसर्च कर रहे हैं और उसमें आप मेथड यूज कर रहे हैं जो कि क्वालिटेटिव वे से होगा, तो आप कोई भी क्वांट से रिलेटेड उसमें यूज नहीं करेंगे। ये मैं आपको बहुत, मतलब एक ट्रिक है ये समझने की कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या अंतर है। और दूसरा आपका क्वांटिटेटिव है जो क्वांट से रिलेटेड है, यानी आपके नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव जो है उसमें जो आपके वेरिएबल्स होंगे वो नंबर्स में होंगे। आप देखते हैं यहाँ पूछा गया है कि which of the following features are considered as critical in qualitative research? Collecting data with the help of standardized research tool। जो डाटा है वो हम कलेक्ट करते हैं रिसर्च टूल की हेल्प से। नंबर 2, डिजाइन सैम्पलिंग विद प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक। नंबर 3, कलेक्टिंग डाटा विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस। नंबर 4, गैदरिंग डाटा विद टॉप डाउन स्कीमेटिक एविडेंस। देखिए फिलहाल तो एमसीक्यू की क्लास में इतनी सारी चीजें डिस्कस होने से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा साथ में जरूर समझाती हुई चल रही हूँ कि आप देखो, जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव की, तो क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च? रिसर्च करने के बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से तरीके जो हैं दो हैं, एक क्वालिटेटिव है और एक क्वांटिटेटिव है, ठीक है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जो कि आइडियाज, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में फोकस करता है। जब कोई हम लोग को एविडेंस कलेक्ट करना है तो ये वाला मेथड यूज करते हैं क्वालिटेटिव, ठीक है। जैसे हम आइडियाज के बारे में बात करेंगे, थॉट्स के बारे में बात करेंगे, एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड। यूजेस ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड डिटेल आंसर। अब आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप इसमें कुछ भी कह सकते हो, सिर्फ यस नो नहीं कहोगे, आप बहुत कुछ कहोगे। अगर मैं ये यहाँ पर एंड क्वेश्चन कर देती तो उसका वन वर्ड ही आंसर होता यस कोई और नो, बट ये ओपन एंडेड रहता है जो आपका क्वालिटेटिव रहता है। डाटा इज कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स एंड ऑब्जर्वेशन। इस तरह से डाटा को कलेक्ट किया जाता है। रिजल्ट जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है और सब्जेक्टिव होता है, बहुत मतलब एकदम टू द पॉइंट नहीं हो सकता, डिस्क्राइब करके बताया जाता है, ठीक है। हेल्प्स टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स इशू इन डेप्थ। और ये सारी चीजें मैंने आपको हिंदी में भी दे दी है। विचारों और अनुभवों को समझने पर केंद्रित करता है। खुले अंत वाले प्रश्न, डेटा साक्षात्कार, फोकस समूह, अवलोकन के माध्यम से एकत्रित किया जाता है, और ये सारा हिंदी। अब बढ़ते हैं क्वालिटेटिव की तरफ। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या कहती है कि ये फोकस करती है क्वांट पर, नंबर पर, काउंटिंग पर, ठीक है, कितने नंबर है, कितने लोगों की बातें हो रही हैं। अगर आपको नंबर के ऊपर रिसर्च करनी है कि भाई इतने लोग आए थे, इतने लोग बैठे थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो उसका आप आंसर करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के मेथड से करना पड़ता है। आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन चुनेंगे। क्लोज एंडेड कि क्या 5 लोग थे, यस और नो, ठीक है। क्या टेस्ट जिस पे चल रहा है वो लोग 11 है, यस और नो, मतलब आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन चलेंगे और न्यूमेरिकल डाटा मिलेगा आपको, ठीक है, नंबर्स में डाटा मिलेगा। यहाँ इमोशन की कोई जगह नहीं है। डाटा इज कलेक्टेड थ्रू सर्वे, एक्सपेरिमेंट एंड एग्जिस्टिंग डाटाबेस। जो पहले से डाटाबेस एग्जिस्ट है उसको लेकर, और जो सर्वे होगा उसको लेकर। रिजल्ट आर स्टैटिस्टिकल। ये लाइन एकदम ध्यान रखना, ये लाइन एज इट इज आपके क्वेश्चन में पूछी गई है कि किस तरह की रिसर्च जो है स्टैटिस्टिकल होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, क्वांटिटेटिव की क्वालिटेटिव की। अब आई थिंक आप बता देंगे। हेल्प्स टू क्वांटिफाई प्रॉब्लम्स एंड प्रिडिक्ट आउटकम। ये प्रॉब्लम को समझकर उसके लिए प्रेडिक्शन भी देता है कि किस तरह से आपको आप निकलेंगे। तो आप बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? चीजों को मापने और गिनने पर केंद्रित होता है क्वांटिटेटिव। भले हमसे सिर्फ यहाँ पर पूछा गया है क्वालिटेटिव के बारे में, लेकिन मैंने आपको दोनों के बारे में ही बता दिया, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप फटाफट से आंसर अपना बताइए।
कलेक्टिंग डाटा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइज नहीं, बॉटम अप इंपीरिकल एविडेंस हो जाता है। अब ये क्या होता है बॉटम अप इंपीरिकल, मतलब हम ये जो रिसर्च चलेगी यहाँ पर, यहाँ डाटा जो है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, बॉटम टू अप की तरफ रिसर्च जाती है, इसीलिए से बॉटम अप इंपीरिकल एविडेंस कहते हैं। इंपीरिकल एविडेंस जहां पर आपके सोशल ग्रुप ऑब्जर्वेशन ये सारी चीजें कलेक्ट करके की जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कलेक्टिंग डाटा विद बॉटम अप इंपीरिकल एविडेंस। तो कुछ कुछ कीवर्ड है वो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल? रैंडम सैम्पलिंग जो है हेल्पफुल कैसे होती है? अब यहाँ पर सैंपल की बात हो रही है, टाइप्स ऑफ सैंपल, ठीक है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ये भी हम लोग करेंगे। यहाँ पूछा है कि क्या वो रीजनेबली एक्यूरेट है, क्या इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन उसका हेल्पफुल रहता है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, इसमें कोई बायसनेस नहीं होती, या ऑल द अबव। अब यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग होती क्या है, इसको छोटे से एक उदाहरण के साथ समझो कि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, ठीक है, किसी ने ब्लू शर्ट पहना है, किसी ने व्हाइट, किसी ने ऑरेंज शर्ट पहना है, किसी ने पिंक, बहुत सारे लोग खड़े हैं। अब मुझे इन सब पे सर्वे करना है, लेकिन ये जो सर्वे है ये मैं अपने सोच समझ के नहीं कर रही हूँ, रैंडम पिक कर रही हूँ कि इनमें से अच्छा आप बता दो, चलो आप बता दो, तो मैं रैंडम चूज कर रही हूँ। तो ये हमारी कैसे मददगार है? तो ये बिल्कुल रीजनबली रीजन रीजनेबली ये एक्यूरेट होती है, ठीक है, रीजनेबली ये एक्यूरेट है। इकोनॉमिकली मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन बिल्कुल ये है, और फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, क्योंकि हम इनमें से किसी को नहीं जानते, हम रैंडम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, और नेक्स्ट क्लास में मैं मिलने वाली हूँ इसके फर्दर क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि हमें इसको अच्छे से समझना है, ये सारी चीजें समझनी है, टाइप्स ऑफ सैंपल, टाइप्स ऑफ रिसर्च। अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप कौन सा पेपर की तैयारी कर रहे हैं जरा मुझे बताइएगा। आपने कौन से सब्जेक्ट के लिए फिलअप किया है क्रिट 2024 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन? तो मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, विल मीट सून, बाय बाय, टेक केयर।